12th की जो टर्म 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। टर्म 2 के जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने अभी तक ये 11 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं 7 से लेकर 10 तक वो हमने डिस्कस कर रखा है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको मैंने। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी वीडियो में एग्जाम्पल और बेसिक दोनों देख रहे हैं और फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इससे क्या होगा, बेसिक बिल्ड होगा। चाहे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन देखो आपसे बन जाए। बेसिक इतना आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। कहाँ से आएगा, बेसिक से ही आएगा। तो बेसिक बहुत अच्छा कर लेते हो ना तो वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। फिर भी कई ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें लॉजिक लग रहा होता है। टाइप वाइज क्वेश्चन भी देखेंगे तो वो भी देख लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 हमने देख लिया है और ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो 11.2 है ना उसके सारे के सारे बेसिक और एग्जाम्पल करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जय सोनी। अब देखते हैं व्हाट आर वी लर्निंग टुडे, ठीक है। व्हाट आर वी लर्निंग टुडे, आज हम क्या क्या देख रहे होंगे। तो हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। यदि एक लाइन है उसकी स्पेस पे क्या इक्वेशन होती है, यदि कोई स्पेस है जिस पर हमारी लाइन है तो उसकी क्या इक्वेशन होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स टू गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन, एक ही लाइन होती है जो 2 पॉइंट से जा रही हो, ठीक है। और कोई लाइन आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते इसके अलावा। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन है उनके बीच में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है हमें। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स क्या होती है वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हम देखेंगे। एंगल क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि एंगल डिलीटेड है आपका, एंगल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम एक लाइन की यूनिकली डिटरमाइंड इफ, ठीक है, अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, यदि लाइन को हमें डिटरमाइन करना है यूनिकली मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है, यूनिक वे में हमें डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है लाइन को, तो इसकी इक्वेशन होती है कि इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि वो एक पॉइंट से जा रही हो, ठीक है, और एक डायरेक्शन पे हो, कि वो इस पॉइंट से जा रही हो और उसकी डायरेक्शन ये हो। तो ये होती है एक डेफिनेशन। अब और करके हम दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, या वो 2 गिवन पॉइंट से जाए, ठीक है, या फिर वो क्या हो, एक गिवन पॉइंट से जा रही हो और उसकी डायरेक्शन ये हो, या फिर इस पॉइंट से जा रही हो उसकी डायरेक्शन ये हो। तो इन सब लाइन की इक्वेशन देखेंगे, आपने पढ़ा भी हुआ y = mx + c, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे, इनकी कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे और वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, क्योंकि हम वेक्टर में पढ़ रहे हैं इसे, तो हम वेक्टर फॉर्म भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं मेन पॉइंट जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें जो कि इस टाइप से गिवन हुआ हमें, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ड्रॉ कर लिया 3D में हमारा फिगर, इसमें हम बताएंगे। तो इक्वेशन जो है हमें क्या करना है, एक इक्वेशन हमें बतानी है लाइन की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। ये कोई लाइन हो गई, ये एक लाइन है, ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। और ये जो है एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल है। अब वो किसके पैरेलल है हमें दिया भी है क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। गिवन पॉइंट दिया है हमें, तो कौन कौन से पॉइंट वो हो सकते हैं वो देख लेते हैं। कि हमें दिया है कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए इसके, इन दोनों के पॉइंट हो गए, ये P हो गया मान के चलो और ये A हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो ये कोई पैरेलल लाइन है, इसको हम वेक्टर B नाम दे देते हैं। अब हमने जो बेसिक पढ़ा था 11.1 में वो भी यूज होगा, ठीक है। तो यदि वो आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो देखो यदि मैं बात करूं आपसे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से होके जाते हैं वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक, ठीक है, और ये भी एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, होगा यानी बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो यदि मैं कहूं ये ओरिजिन को हमने O से नोट कर दिया, ठीक है, तो ये OA लाइन हो गई, ये OP लाइन हो गई और ये AP लाइन हो गई, यही होगी। अब ट्रायंगल का सम वाला फॉर्मूला देखे थे हमने, ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी थी, ट्रायंगल सम की। जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल में
एक ही डायरेक्शन वाले जो लाइन है उनको एक तरफ जोड़ लेते हैं, या वेक्टर है उनको एक तरफ जोड़ लेते हैं, बाकी को अलग। तो देखो एक ही डायरेक्शन वाले हम ओ ए से स्टार्ट करते हैं, तो वेक्टर ओ ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए पी, प्लस वेक्टर ए पी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओ पी के। किसके इक्वल हो गया, ये वेक्टर ओ पी के इक्वल हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें किसकी जो है इक्वेशन बतानी है, हमें एपी की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, हमें एपी की इक्वेशन बतानी है ना इसमें। तो एपी को हम यहाँ रखते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम एपी की इक्वेशन बतानी है हमें, तो ऐसा डिनोट करते हैं कि ये जो ओ से पी तक है ये वेक्टर आर हो गया, और ये ओ ए जो है वो वेक्टर ए हो गया है, ठीक है, ये हमने बता दिया। और ये इसके पैरेलल है, बी वेक्टर बी के ये जो लाइन है वो पैरेलल है। अब हमने पैरेलल लाइन में पढ़ा था कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं, मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन जो कोसाइंस हैं वो सेम होते हैं, बिल्कुल। यदि ये एल है तो ये भी एल ही होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो ये भी एल एम एन होंगे, ठीक है। और डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं कि यदि हम इनमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कॉमन रेशो से तो वो इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो एक और चीज आपने पढ़ी थी, यदि दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि ये एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर को हम क्या लैम्डा वेक्टर भी लिख सकते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई हो तो ये थोड़ी बड़ी लाइन हो सकता है 1/2 से तो ये थोड़ी छोटी लाइन हो या इसकी जस्ट हाफ हो, तो ऐसा होता है। तो आपने पढ़ा होगा, तो एपी को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एपी को क्या लिख देते हैं हम, लैम्डा वेक्टर बी लिख दिया हमने, क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा। ओ ए को क्या लिख सकता है, वेक्टर ए लिख देते हैं, ठीक है। और आर को क्या, ओपी को क्या लिख सकते हैं हम, ओपी को वेक्टर आर लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारी लाइन की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बहुत आसान है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लाइन की जो इक्वेशन होती है वो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होती है, ठीक है। अब हमने तो कुछ और ही पढ़ा था 2D में, ठीक है। अब हमें एक काम करो, कार्टेशियन फॉर्म बता दो। कार्टेशियन फॉर्म आपने 11 में पढ़ी थी, वो भी हम देखते चलते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जो वेक्टर आर है आपकी, ठीक है, जो वेक्टर आर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब पी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक्स वाई और जेड हों तभी, ठीक है। और ओपी क्या हो गया, या वेक्टर आर क्या हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, जो भी ओरिजिन से जाते हैं होके वो पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर आर हो गया। अब एक काम करो, वेक्टर ए को हम ऐसे मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू x1i। अब इसको x1 y1 z1 मान लिया, तो x1i प्लस y1j प्लस z1 k ये ले लिया हमने। अब एक काम करो, वेक्टर, अब हमें किसकी जरूरत है, हमें वेक्टर बी की भी जरूरत है, तो वेक्टर बी को भी ले लेते हैं। तो वेक्टर बी जो है इसके हम ऐसा मानते हैं, x यहाँ पे x y और z, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे x y और z क्या है, तो आप कहोगे ये स्केलर कंपोनेंट हैं जिन्हें हम डायरेक्शन रेशोज भी कहते हैं। कंपोनेंट में बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये हमने कब देखा था, वेक्टर में देखा था। तो देखो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन रेशोज है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, एक्स के अपॉन में वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकल जाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो x1 y1 z1 क्या है, वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइन है। वेक्टर बी के डायरेक्शन कोसाइन हम ए बी सी मान लेते, तो ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो वेक्टर आर में, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है इसका। यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया हो, एक्स वाई जेड दिया हो, x1 y1 z1 ए बी सी की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो या लैम्डा कैसे निकालेंगे, हर चीज़ देख रहे होंगे हम। अब वैल्यू रख दो सीधे यहाँ पे, वेक्टर आर की वैल्यू रख दिया हमने, कितनी है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या था, प्लस में ए था, तो x1 आई प्लस y1 जे। आ कहाँ से रहा है मैं ये बता रहा हूँ आपको, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। यहाँ पे कटेगा तो नहीं, लैम्डा शायद ना कटे, देख लेते हैं, लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ओके। आई होप ये कट ना आ रहा हो। अब देखो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं, ये वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, तो क्या होगा, इस तरफ लाएंगे तो x माइनस x1 हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। और i यही करेंगे, और y माइनस y1 j, ठीक है, प्लस
जेड माइनस जेड वन के, ऐसे ही करते हैं हम। आई आई के कंपोनेंट जे के अलग अलग माइनस कर देंगे। इस पूरे को हमने यहाँ माइनस किया तो आई आई वाले कंपोनेंट आई कॉमन निकल गया। सिंपली ये भी सोच सकते हो कि आई कॉमन निकल गया, एक्स माइनस एक्स वन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो यहां से यदि मैं बात करूं लैम्डा ए आई बी जे और सी के, इनका कंपैरिजन करें हम आई जे के की फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे देख लो 1 सेकेंड, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स वन के इक्वल टू में क्या आ जाएगा, लैम्डा ए आ जाएगा, आएगा लैम्डा ए, तो x माइनस एक्स वन के अपॉन में a आ जाएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, ठीक है, x माइनस एक्स वन के अपॉन में a आ गया, ठीक है, इक्वल टू y माइनस वाई वन के अपॉन में b आ जाएगा और z माइनस जेड वन के अपॉन में c आ जाएगा, आएगा या नहीं। ठीक है, अब आपको मेन चीज ये याद रखनी है, कभी भी पूछ सकता है कार्टेशियन फॉर्म बताओ या फिर उसका वेक्टर फॉर्म बोला तो ये, कार्टेशियन फॉर्म बोला तो ये। ओके, तो देखो ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब देखते हैं क्या मैं यहाँ पे इनकी जगह में ये भी लिख सकता हूँ, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप बता रहा हूँ आपको, x माइनस एक्स वन के अपॉन में l, y माइनस वाई वन के अपॉन में m और z माइनस जेड वन के अपॉन में n, क्या लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ठीक है, तो देखो क्यों लिख सकते हैं हम वो देखते हैं। देखो क्यों लिख सकते हैं हम, क्या मैं यदि आपसे बोलूं ऐसे कि हमने देखा था कि जो a, b और c हैं क्या, ये डायरेक्शन रेशोज हैं या नहीं है, हैं डायरेक्शन रेशोज। और देखो ये इक्वल क्यों हुए, ये समझ में आया आपको, ये इक्वल क्यों दिया मैंने। देखो हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, लैम्डा ए आई लिखेंगे या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू इतना आ गया या नहीं, वैसे ही क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे तो लैम्डा बी इक्वल टू ये आ जाएगा या नहीं आएगा, जे के कोएफिशिएंट को निकाल लिया। वैसे ही सी, लैम्डा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड माइनस जेड वन। अब मुझे बताओ लैम्डा तो सेम ही है ना, लैम्डा चाहे इसकी बात करें इसकी बात करें इसकी बात करें, मतलब सारी लैम्डा आएंगे, लैम्डा अपॉन में लैम्डा की वैल्यू ये भी आएगी ये भी आएगी ये भी आएगी, तो हम लैम्डा का तो एक ही चीज बोल सकते हैं, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो भी मैं आपको समझ में ना है वो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो वेक्टर हमने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइन, हमें पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशोज के। ठीक है, या डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो ए रेशो बी रेशो सी किसके होगा इक्वल, प्रोपोर्शनल में प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, या इक्वल टू भी लगा सकते हैं, एल एम रेशो एन होता ही है। ओके, अब मुझे इतना बताओ, हमने वहां पे पढ़ा था एल कैसे आ रहा था, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा था, एक्स अपॉन आर, जहां पे एक्स जो है कोऑर्डिनेट होता था एक्स एक्सिस का, और आर जो है वो क्या होता था, आर पोजीशन वेक्टर होता था। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर होता था, इसे एल से रिप्रेजेंट करते तो एक्स अपॉन आर आ जाता। तो एक्स को क्या लिख सकते थे हम, एल आर लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। ओके, अब मुझे बताओ यदि मैं कहूं कि आर की वैल्यू निकालनी है एक्स की टर्म में, या फिर ए बोल रहे हैं ना, ए एक्स दोनों डायरेक्शन कोसाइन ही है, यदि कंफ्यूज हो रहा है तो मैं ए ही ले लेता हूँ, ए एल आर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे कि ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी है, एल आर है या नहीं, एल आर होगी। एम की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, एम आर होगी या नहीं होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी, एन आर होगी या नहीं। ठीक है, तो वैसे ही ए का निकल जाएगा, बी का एम आर निकलेगा, वही मेथड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालते हैं। कॉस बीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, तो यहां से निकल जाता है। तो देखो यहां भी आर है, यहां भी आर है, यहां भी आर है, हमने आर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे भी, तो आर से आर कैंसिल हो गया, यानी इसमें भी करना पड़ेगा इसमें भी करना पड़ेगा, तो हो गया कैंसिल। मतलब एक्स माइनस एक्स वन के अपॉन में एल, वाई माइनस वाई वन के अपॉन में एम, जेड माइनस जेड वन के अपॉन में एन भी लिखा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म पूछ लिया और सीधे डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो कैसे लिख दोगे, एल एम एन का मान रख देना, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। याद रखना किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्शन कोसाइन दिए होंगे, डायरेक्शन रेशोज की जगह, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो डायरेक्शन रेशोज वाला पता था, ये तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्शन कोसाइन आ जाए, डायरेक्शन रेशोज आ जाए, फॉर्मूला क्या लगाना है, यही वाला। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी चेक देखेंगे हम। बाकी देखो सिंपल है, आपको क्या कह देगा यहाँ पे, देखो हमें वेक्टर आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर लैम्डा, वेक्टर बी ये दिया हुआ है, हमें बोल दिया कि कोई पॉइंट दे दिए, ए के पॉइंट दे दिए, पी के पॉइंट दे दिया कि 1 2 3,
इसके पॉइंट दे दिए कुछ, और हमें बोलेगा कि इसका ना कार्टेशियन फॉर्म बताओ, या फिर हमें बोल देगा कि इसका वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म बताओ। तो दोनों फॉर्म बताने पड़ेंगे। कैसे? वेक्टर आर की जगह में वेक्टर आर के पॉइंट रख देंगे, वेक्टर ए की जगह में वेक्टर ए के पॉइंट, और वेक्टर बी की जगह में वेक्टर बी के पॉइंट। ओके, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जब जो लाइन है हमारी वो दो गिवन पॉइंट से जा रही हो तो क्या होगा? देखो, मुझे इतना बताओ, यदि दो गिवन पॉइंट से जा रही है, इसका मतलब अभी अभी हमने देखा था जो वेक्टर आर इक्वल टू था वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये था या नहीं? ठीक है, यही था। अब हमें क्या कह रहा है कि अब हमें एक पैरेलल लाइन नहीं दी है, पैरेलल लाइन की जगह में हमें क्या दे दिया है? हमें सीधे सीधे 3 पॉइंट दे दिए हैं, 2 पॉइंट दे दिए गए हैं यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट ए हो गया आपका, एक पॉइंट बी हो गया, इन दो पॉइंट से होकर जा रही है। तो हमने इनके जस्ट बीच में आप बोल सकते हो कि एक हमने क्या ले लिया? पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पे भी ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या होगा? देखो, आप बोल सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल टू वेक्टर आर। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब सेम यहाँ पे देखो, ठीक है, यहां पे आप क्या बोल सकते हो? वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी बी इक्वल टू वेक्टर बी। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। यहां से देखो, अब यहां से वेक्टर आर की वैल्यू रख दो, यहां पे वेक्टर आर की वैल्यू रख सकते हैं हम, है ना? वेक्टर आर की वैल्यू आप यहां रख दो या यहां रख दो, कंपैरिजन करोगे तो आ जाएगा ये चीज। ठीक है, आता कैसे वो मैं बताते चल रहा हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो याद रखना है, अब इतना सारा कंफ्यूज मत हो कि आ कहाँ से रहा है। मैं जिसमें डिफिकल्टी जाएगी वो बता दे रहा हूँ, ताकि एक पॉइंट मैंने बता दिया कि कहाँ से आ रहा है, तो आप अब क्लियर कर लोगे कि कहाँ से आता है, कैसे आता है। अब देखो, हम सीधे देखते हैं, क्योंकि हम टर्म 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। अभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा हमें। तो देखो, सीधे वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए। याद रखना, याद कैसे रखना है? जब हमें एक पॉइंट दिया हो, एक लाइन दी हो और उसके पैरेलल कोई लाइन दी हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये वाला। यदि हमें 2 पॉइंट दिए हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये वाला। फॉर्मूला सेम है, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। वेक्टर आर वही है, वेक्टर ए वही है, सिर्फ हमें लैम्डा बी की जगह में लैम्डा वेक्टर बी की जगह में लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं ये क्यों आता है। यदि आपको समझना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो भी देख लेंगे। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे आता है? सेम कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगा? सेम जैसे हमने देखा है, इनका आर की जगह में हम क्या रख देंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कंपैरिजन करोगे ये चीज मिल रही होगी आपको। ठीक है, याद रखना है, वहां पे क्या था? कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। वहां पे x माइनस x1 था ऑलरेडी, x2 माइनस x1 है क्या ऑलरेडी? मुझे बताओ, x2 माइनस x1 क्या है? हम यदि हमें ए बी वेक्टर कोई दिया, ए बी एक लाइन दी है, ठीक है, जैसे हम वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, डायरेक्शन रेशोज बताने हमें। अपॉन में क्या आ रहा था? डायरेक्शन रेशोज आ रहे थे, यानी यहाँ भी डायरेक्शन रेशो आ रहे थे, यहाँ भी डायरेक्शन रेशो आ रहा था। अब यदि हमें ए बी निकालना है तो क्या आएगा? इनिशियल पॉइंट को हम क्या करते हैं? इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 i आएगा यानी। और i का कोफिशिएंट ही क्या होता है? i का कोफिशिएंट ही होता है आपका डायरेक्शन रेशोज। याद रखना है। तो डायरेक्शन रेशोज इसके x2 माइनस x1 आ जाएंगे, इसके y2 माइनस y1, इसके z2 माइनस z। आसान है बहुत। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो और बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो अब नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकती है, वो देखते हैं। मुझे बताओ, यदि मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इनके बीच में बताओ मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। इनकी डायरेक्शन यही है, समझ जाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी यदि मैं इनके बीच में बोलता हूँ? तो आप कहोगे ये जो लाइन है ना, वो मुझे आगे चल के मिलते हुए दिख रही है, कि यदि मैं इनकी डायरेक्शन को आगे बढ़ाता हूँ तो ये लाइन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई? 0 हुई या नहीं? देखो, ये एक पॉइंट पे आके मिल गई, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं रह गई। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट बतानी है। हम तो ये भी बता सकते थे, लॉन्गेस्ट पूछता तो। हमें क्या बतानी है? कम से कम दूरी। तो कम से कम दूरी क्या होगी? ये वाली होगी। जैसे देखो, मैंने कहा आपसे कि ये हो गया आपका, ऐसे मान के चलते हैं, ये आपका एमपी हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, और ये आप क्या ये जो है आपका छत्तीसगढ़ हो गया छत्तीसगढ़। अब और ये आपका हो गया यहाँ कहीं राजस्थान आ जाता है, देख लेना, चेक कर लेना एक बार, या गुजरात आ जाता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो अब हमें, या कोई भी एरिया हो गया ये, अब हमें एमपी में आना है। तो हम एमपी में कैसे आ सकते हैं? हम एमपी से छत्तीसगढ़ में आके
ठीक है, हमें यहाँ पहुँचना है। हम कैसे आ सकते हैं, एमपी से छत्तीसगढ़ आए हम, छत्तीसगढ़ से फिर यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी हो तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये तो सटे हुए हैं, तो हम यहाँ से ये ऐसे चल रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि हम ऐसे घूम के जा रहे हैं। डिस्टेंस हम यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, बिल्कुल पहुँच पा रहे हैं, लेकिन हमें क्या बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, 0 हुई इस पॉइंट पे, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो, यदि मैं बात करूं इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ में आ गई होगी। यदि हम बात करें, ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल नहीं दिख रही होगी पर है पैरेलल, याद रखना। ये दो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। अब देखो, यदि मैंने कहा पैरेलल लाइन है, यदि हमें गिवन है पैरेलल लाइन गिवन है, तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो हम चाहे इसको कितना ही आगे बढ़ा लें, इनके बीच की डिस्टेंस ना तो कम होने वाली है ना ही ज़्यादा, सेम रहेगी। तो इनके बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो, वही क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक डिस्टेंस ये भी हो सकती है कि आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो दोनों लाइन को, लेकिन हमें क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, सीधे आपको समझ में आ जाएगा क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो दो तरीका ये हो गया। अब एक तरीका और है कि दो टाइप की लाइन मैंने बता दिया। अब तीसरी लाइन, यदि दो लाइन है और उनके बीच में आपको बताना है, तो देखो जो अलग अलग प्लान पे हो तो कैसे बताओगे आप, जो अलग अलग प्लान पे हो, इसका मतलब जैसे देखो, आपने देखा होगा कि ऐसे ऊपर से जो है ट्रेन जा रही है, ट्रेन का अपना ब्रॉड गेज हो गया, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से ट्रेन जा रही है ऊपर से, और जो ये वाला है इसके नीचे वाला है, ऐसे पुल बना हुआ है, यहाँ से बस जा रही है, यही बोलोगे, यहाँ से बस जा रही है, ऐसे बना हुआ है, ये ऊपर से जो ऊपर जो है ना, ऊपर का एरिया, यहाँ से ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, और यहाँ से जो है वो बस जा रही है, ऐसे समझ जाओ, यहाँ से क्या जा रही है, बस जा रही है। ठीक है, समझ जाओ, ये बस है, तो यहाँ से बस जा रही है समझो, और जो यहाँ से है ट्रेन जा रही है। इसका मतलब ये स्क्यू लाइन हो गई, ये अलग डायरेक्शन होगी, ये अलग डायरेक्शन होगी। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइन बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो स्क्यू लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो कि एक लाइन ये हो गई। जैसे देखो, मैं यदि आपको समझाना चाहूँ तो आप समझ रहे होगे कि ये जो है ऊपर से पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, और इसके नीचे से एक क्या जा रही है, इसके नीचे से बस जा रही है। तो ये जो दो लाइन हो गई ना, ये स्क्यू लाइन होती है, याद रखो, ये कैसी लाइन होती है, स्क्यू लाइन। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, तो ये थोड़ी आगे बढ़ जाए, ये लाइन थोड़ी आगे बढ़ जाए, मान के चलो यहाँ कहीं से देखें, तो ऐसी डिस्टेंस नापेंगे, है ना, ऐसी मेजर करनी पड़ेगी। लेकिन हमें क्या करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन होंगी, जहां पे ये दोनों लाइन होगी, उनके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनकी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सोचना है हमें। अब देखो, तो वही है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस बता दिया मैंने किस टाइप से होती है, तो उनके बीच में डी ये होता है। अब कैसे करना है, वहीं क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने वेक्टर में देखा था, v1 क्रॉस v2 निकालोगे। क्या कैसे निकालेंगे, आपको दिया होगा जो दो लाइन है, ठीक है, आपको दो लाइन दी होंगी, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके। तो दो लाइन होंगी, b1 क्रॉस b2 निकालना है आपको। अब देखो, दो लाइन है, अब b1 क्या है, a1 क्या है, अरे भाई हमने ये पढ़ा है ना, वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ठीक है, दो लाइन दे दी मैंने आपको, एक वेक्टर ये a1 दे दिया, ये b1 दे दिया, और ये r1 दे दिया मान के चलो, और r2 वेक्टर, एक हो गया a2 वेक्टर, ठीक है, प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, यही वेक्टर हो गए। अब मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो ए बी क्या होंगे, ठीक है, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 मतलब ये वाले, a2 क्रॉस b1, a1 मतलब ये। इसमें याद रखना ऑर्डर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि b1 क्रॉस b2 भी वही होगा जो b2 क्रॉस b1 होगा, ये बिल्कुल गलत है, याद रखना। ये डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल सही है, b1 डॉट b2 सही है, बिल्कुल सही है, वेक्टर लगाना मत भूलना, और बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं बात करूं इनके बीच में यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो उनका ऑर्डर मैटर करता है। यदि ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज़ याद होगी। अब इनका मैग्नीट्यूड अपॉन में कर देना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगी जब भी हम स्क्यू लाइन की बात करते हैं तो। ओके, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, जब उनके बीच पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन के बीच में, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीटी, जहाँ पे वेक्टर बी। अब देखो, दो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन है यदि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा, इनमें कॉमन होगा ना, वेक्टर बी जो है, यदि ये है वेक्टर बी, ये है, तो ये भी क्या होगा, ये भी वेक्टर बी होगा, लैम्डा वेक्टर बी बोलेंगे हम इसे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं,
यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो सेम होते हैं। डायरेक्शन रेशोज जो है किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होता है, पर उनका जो डायरेक्शन रेशोज है वो प्रोपोर्शनल में होते हैं। ये देखा था हमने वेक्टर में बहुत अच्छे से, तो ये समझ गए होगे आप क्यों हम एक ही चीज़ ले रहे हैं, वेक्टर बी इक्वल टू। देखो हम क्या देखते हैं, जो हमारी लाइन होती है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन हो गई और एक और लाइन इसके पैरेलल है, जस्ट पैरेलल लाइन है, मान के चलते हैं ये L1 हो गई लाइन और ये L2 लाइन हो गई। इसकी जो इसका हमें दिया होगा, अब हम एक लाइन है और ये किसी के पैरेलल है, ये किसी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक वेक्टर बी है जिसके पैरेलल है, हमने ये देखा है। अब एक और लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये जो वेक्टर है वो इस लाइन के भी पैरेलल होगा ना, क्योंकि यदि ये दोनों पैरेलल हैं, रिलेशन एंड फंक्शन याद करो, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी, यदि ये इसके पैरेलल है तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जहां पे वेक्टर आर और वेक्टर ए इस लाइन के पोजीशन वेक्टर हो गए और जो वेक्टर बी है वो इनके पैरेलल जो एक लाइन है वो है उसका वेक्टर है। तो इसका भी पैरेलल लाइन क्या हो गई, वेक्टर बी हो गई, इसकी भी, इसलिए वेक्टर बी दोनों में सेम होता है, इसलिए वेक्टर बी को एक बार लिखा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो जब भी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन हो जाती है तो उनके बीच में क्या होगा, डी इक्वल टू ये होगा, याद रखना, ओके। और आप लोग ना एक और चीज़ याद रखना, यदि मैं बात करूं एक और चीज़ की, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, 1 सेकेंड, यदि मैं एक और चीज़ की बात करूं तो आपको याद रखना है, यदि हम बात करें किसकी, इसकी डिस्टेंस निकालनी हो, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, तो हमें दिया नहीं रहेगा कि ये स्क्यू लाइन है, पैरेलल लाइन है, आपको समझना पड़ेगा कैसे, ठीक है, क्या कि आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। आप कैसे देखोगे, यदि बी दोनों में सेम हो गया, यदि बी दोनों में सेम हो गया मतलब दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, समझ जाओगे। और यदि बी दोनों में अलग अलग है इसका मतलब स्क्यू लाइन हो गई वो, ठीक है, इजीली। यदि स्क्यू लाइन अलग अलग है तो कैसे निकाल सकते हो, इससे, और यदि सेम लाइन है तो इससे। अब देखो सेम है अलग है, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, मतलब समझना है। सबसे पहले पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 गिवन बाय वेक्टर r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड 3i प्लस 3j माइनस 5k, और ये, ठीक है। तो देखो वेक्टर b जो है ना वो दोनों में सेम दिख रहा है, यदि वेक्टर b सेम हो गया इसका मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी लाइन है ना वो पैरेलल है, जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो सीधे d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वेक्टर b इक्वल टू कितना आ गया, 2i प्लस 3j प्लस 6k, इतना आ गया, ठीक है। और वेक्टर a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, i प्लस 2j माइनस 4k, एंड वेक्टर a2 इक्वल टू कितना आ गया है, 3i प्लस 3j माइनस 5k। यदि मैं आपसे पूछूं ये लाइन है, इसका कार्टेशियन फॉर्म बताओ जी क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, हमने पढ़ा था कि x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, यही था यानी, ठीक है। तो x माइनस x1 में अपॉन में a, इसका मतलब क्या, x क्या है मुझे इतना बताओ, x क्या था, इसका क्वाड्रेंट था, ठीक है, इसके जो स्केलर कंपोनेंट थे वो था वेक्टर r का। तो x माइनस x1 मतलब a का, a भी क्या था, पोजीशन वेक्टर था, तो 1 है, अरे i का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन में a क्या है मुझे इतना बताओ, a क्या है, ये 2 है, तो 2 आ गया। कार्टेशियन फॉर्म बता दे रहा हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिया, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस अच्छे से समझ गए ना सारी चीज़ें बन जाएगी। यदि बेसिक ही अच्छे से नहीं समझा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, याद रखना। तो y माइनस 2 अपॉन में, सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। सबसे पहले बेसिक बहुत अच्छे से होना चाहिए। z प्लस 4 क्यों आया, आपको लिखना है z माइनस माइनस 4, तो प्लस 4 आ जाएगा, लिखोगे वहाँ पे, और अपॉन में क्या आ जाएगा 6, तो ये आ गया है आपका कार्टेशियन फॉर्म, इजी है बहुत। अब देखो यहाँ से यदि हम करना चाहें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, d इक्वल टू क्या था, ठीक है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, तो वो भी मॉड में आ रहा था, क्योंकि डिस्टेंस कैसी आती है मुझे इतना बताओ। देखो यदि हम डिस्टेंस की बात करें, एक सेकेंड, यदि हम डिस्टेंस की बात करें d, यदि वेक्टर हटा दिया है मतलब वो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है। वेक्टर डिस्टेंस यदि मैंने आपसे पूछा तो आप क्या बताओगे, एक्चुअल डिस्टेंस बताओगे ना, वेक्टर की फॉर्म में बताओगे, नहीं आप कहोगे 20 मीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे बताओगे डिस्टेंस, ठीक है। तो वहीं है मैग्नीट्यूड आना चाहिए, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ही आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, तो वेक्टर
ऐसे लिख दो, या फिर डी अकेला लिख दो, या फिर डिस्टेंस लिख दो, जो भी लिखना है, और फिर मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे वेक्टर बी। इसके बाद क्या था, क्रॉस a2 माइनस a1 था क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, a2 माइनस a1 और अपॉन में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो। तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, क्रॉस निकालना है वेक्टर बी और a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 में डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ देखो a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, वेक्टर के साथ रखना है इनको, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, 3 माइनस 1 2i आ गया, 3 माइनस 2 j आ गया, ठीक है, और माइनस 4 प्लस 4 माइनस के आ गया, माइनस 4 क्यों प्लस 4 हो गया, माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखना। तो अब b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, तो चलो निकाल लो। तो वहीं यहाँ पे i लिखेंगे, यहाँ j, यहाँ k, जो हमने पढ़ा था वेक्टर में, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में से निकालते हैं हम। तो a2 माइनस a1 क्या है कोफिशिएंट, पहले क्या रखा है b, तो वेक्टर b रखा है, तो वेक्टर b के रखो पहले 2 3 एंड 6, और a2 माइनस a1 क्या है 2 1 2 1 एंड माइनस 1, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो i लिखा हमने, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, फिर माइनस j लिखा हमने, तो माइनस 2 आ गया, और 6 माइनस 6 इंटू 2, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या जाएगा, यदि इसको बंद कर दें तो माइनस 2, फिर माइनस 6 इंटू 2 12, ठीक है, फिर प्लस का के, और 2 इंटू 1 2, और 3 इंटू 2 माइनस का 6, माइनस 3 एंड माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 9 आई, ठीक है, 12 माइनस 2 कितना, माइनस का 14, माइनस 14 और प्लस 14 जे हो गया ये, ठीक है, और माइनस 4k, ये हो गया। तो ये आ गया आपका ये। अब हमें क्या करना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐसे निकालना है। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो हमने ऊपर क्या निकाल लिया, माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4k, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा ना, है कितना ये भी निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 4, तो 4 ये कितना हो जाएगा, 40 और 9 49, तो 49 आ गया है, किसमें, रूट में 49 मतलब 7 आ गया, 7 आ गया, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक काम करो ना, 7 को कॉमन ही निकाल देते हैं, 1/7 कॉमन निकल गया, तो d इक्वल टू, अब इनका मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा, तो एक सेकेंड, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसको थोड़ा छोटा कर लेना, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेना ताकि लगे भी कि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो इसका। अब बस d के इक्वल टू में निकाल लेते हैं, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/7 को ऐसे ही रखो, ये रूट में आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना, और प्लस 4 का 16, तो ऐड करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, 6 1 7 7 और 6 3 13 का 3 आ गया है, और 9 1 10 10 और 8 18 18 और 1 19 और 1 12 293 अपॉन में 7, तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गई। अब इसे यूनिट में लिख सकते हो, यदि नहीं दिया है तो यूनिट, ठीक है, या यूनिट नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर लिख देना, ठीक है, यहाँ पे, या फिर ऐसा लिख सकते हो, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, बस। अब लाइन है तो सेंटीमीटर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ताकि नंबर हमारे कहीं से भी ना कटें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने जो भी इस 11.2 का बेसिक देखा था, सारा बेसिक देख लिया है, कोई भी क्वेश्चन करो बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा, बस आपने बहुत अच्छे से बेसिक समझा हो। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और देखना, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, लाइन जो है स्पेस में होती है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, बताया था मैंने, 11th में पढ़ रखा है हमने, ठीक है, कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है, m जो है आपका स्लोप होता है, ठीक है। अब हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन, तो वो भी बताए थे हमने। अब देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, यदि किसी वेक्टर के पैरेलल है तो हम क्या लेते हैं, दो पोजीशन वेक्टर लेते थे, एक a होता था, एक r होता था, और लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देते थे वेक्टर b में। क्यों लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देते थे, समझ में आएगा जब आप वीडियो को देखोगे फिर से, ठीक है। तो देखो
यदि क्यों का जवाब नहीं दे पाए तो एक बार फिर से देखना, तभी क्लियर होगा, नहीं तो फिर आप समझ में आना चाहिए, क्योंकि टर्म टू का एग्जाम है, जल्दी जल्दी पढ़ोगे आप बिल्कुल हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेंगे ना, क्यों हो रहा है ये चीज़, क्यों ला रहे हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स से जाती है, तो हम क्या करते थे यहाँ पे फिर चेंज कर देते थे, फॉर्मूला आ जाता था हमारा वो वाला, ठीक है, a2 - a1 वाला, तो वो है। अब देखो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस यदि वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो जीरो होगी इनके बीच में डिस्टेंस, यदि स्क्वायर लाइन हुई तो क्या होगी, पैरेलल लाइन हुई तो क्या होगी, वो देखा था हमने, ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला। बस ये आपका 11.2 एंड हो गया। ओके, थैंक यू।